एवरीवन, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और फाइनली आज हम अपने लास्ट चैप्टर पे आ गए एसपी के, चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर पक्का 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 बताना कि आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया। जो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी है जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए, ये सिर्फ अपना लास्ट चैप्टर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का ये बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये सारे यूट्यूब लेक्चर्स जो मैंने प्रोवाइड किया है या जो सारंग सर ने प्रोवाइड किया है या जो नेहा मैम ने प्रोवाइड किया है, इसका एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा रहा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पक्का लिखोगे, प्रॉमिस मी। और दूसरा मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए वो है चैप्टर के रिगार्डिंग। देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 12 है और आप इसका हेडिंग देख सकते हो, चैप्टर का नाम देख सकते हो, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। सो देखो जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट की थी, टीचिंग लाइन की फील्ड जब स्टार्ट की थी, तो ये चैप्टर को देख के मैं बहुत खुश हुई थी। खुश इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट तभी बैठा था स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में एंड ऑल। तब कोविड का टाइम था, तो कोविड में मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस है ना, थोड़े बहुत फंडामेंटल सीखे थे, इतना ज्यादा डीप में मैंने नहीं सीखा। लेकिन यस, इन्वेस्टमेट पॉइंट ऑफ व्यू जो भी या फाइनेंशियल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो भी बेसिक नॉलेज की जरूरत थी वो मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, रिसर्च किया था एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चालू भी किया था मैंने। तो मेरा तो बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है ये। तो मुझे आप लोगों से ये चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगता है स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं, मतलब एक दो तीन केसेस हो सकते हैं। या तो आप लोगों को कोई आइडिया नहीं, कोई अंदाजा नहीं कि ये स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। दूसरा, मैम थोड़ा थोड़ा पता है, अच्छा भी लगता है, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। और तीसरा ऐसा क्राइटेरिया, मैम मुझे तो मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ स्टॉक मार्केट का, है ना। कुछ लोग होते हैं, देखो हमारे जमाने में जो हमारे वाले लोग थे, जमाना मतलब चेंज नहीं हुआ, हमारा और आपका जमाना एक ही है, बट हमारे टाइम पे थोड़ा ये सब मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह कम था, तो नॉलेज भी 12th में कम ही था हमको इस चीज के बारे में। ये कहीं ना कहीं मैं जब सीए पढ़ने लग गई तो थोड़ा बहुत ध्यान में आया कि हाँ भाई एनएससी बीएससी करके कोई चीज होती है, और वो भी ठीक से नहीं पता था कि एनएससी बीएससी होता क्या है। बट आपके टाइम पे तो इतना अपडेटेड चीज हो गया, मतलब इतना लोग अप टू डेट हो गए ना, सब कुछ टेक्नोलॉजी के वजह से हो रहा है ये पॉसिबल। एंड आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी इसी ट्रेंड के साथ आप अप टू डेट रहिए, बिकॉज आप पीछे छूट जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे रेस में। तो भागने की जरूरत नहीं है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है हमको। देखो यार, बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि देखो अब चैप्टर थोड़ा स्टार्ट हुआ ही है तो मेरे को थोड़ा सा ज्ञान देना बनता है। यस, तो थोड़ी सीए करके मेरी बातें सुन लेना, अच्छी सजेशन दूंगी। तो देखो यार, हमको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और अप टू डेट भी रहना है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि पूरा का पूरा किताबी कीड़ा नहीं बनना है हमको, है ना। आज के टाइम, मतलब उस टाइम पे मैं तो ये वन ऑफ द किताबी कीड़ा थी, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। इसके लिए वो एक ही ऑप्शन था, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, जितना बुक में दिया हुआ उतना पढ़ना है और एग्जाम में लिख के आना है और एग्जाम क्रैक करना है। बट आपके टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्ट्रैक्शंस जो आए हैं, दैट इज ये जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप इस चीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो एडवांटेज कहलाएगा। ये कुछ ऐसा चीज कहलाएगा जिसके वजह से आपकी दुनिया चेंज हो सकती है अच्छे टर्म्स में, है ना। तो जैसे कि बहुत लोग इसमें रील्स वगैरह ये फालतू चीजें में टाइम वेस्ट कर, यार देखो यार, आपका जमाना और हमारा जमाना, ये बहुत कहना इजी रहता है हमारे माँ बाप के लिए। हम तो ट्यूबलाइट के नीचे, हमको तो ट्यूबलाइट भी नहीं मिला, हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े हैं। यार उनका जमाना वैसा था, ये मैं भी सुनते सुनते पढ़ी हूँ, है ना। तो अब जमाना चेंज होता है तो लोग भी चेंज होते हैं, माइंडसेट भी चेंज होते हैं। वैसा ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके टाइम पे मोबाइल फोन आया है, एग्री, लेकिन इस मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरी अलग दुनिया में नहीं जाना है। इस मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके एक अच्छी तरह से अच्छे डायरेक्शन में हमें जाना है, ताकि हमारा फ्यूचर भी बना रहे और जो हम प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं वो भी अपना अच्छे से ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना।
तो कहने की बात है यार, आप मोबाइल फोन को पूरा तो इग्नोर नहीं कर सकते, एकदम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, आपके हाथ में ये चीज है। तो इस चीज को क्यों ना आप एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करो, क्यों ना आप स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा बहुत पढ़ो, मतलब इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो मैंने एक गलती की थी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था है ना, वो मैंने मेरे जॉब के 3-4 साल के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है ना। तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके, अगर आपके पास 100 रुपए भी है, आपको पॉकेट मनी या नहीं भी मिलता है, तो वो जो पैसे मिल रहे हैं आपको कुछ चॉकलेट खाने के लिए, कुछ मजे करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, वॉट एवर जो भी आपको एडिशनल चीजों के लिए पैसा मिल रहा है आपके मम्मी पापा से, क्यों ना उसको आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना टफ जॉब नहीं है। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और डीमैट अकाउंट ओपन करके आप 100 रुपए महीना भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन इफ यू आर इन अ 12th। क्योंकि सबसे पहली चीज मुझे लोग यही पूछते हैं कि मैम हम खोल तो ले डीमैट अकाउंट, 100 रुपए का हम अकाउंट तो ओपन करवा ले है ना, जो चार्जेस भर के हैं, लेकिन उसके बाद हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे। यार आपके पास 100 रुपए तो रहेगा, आज के टाइम पे 100 रुपए की क्या वैल्यू है। 100 रुपए से स्टार्ट करो, धीरे 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 आपको इंटरेस्ट आएगा, उसी के वजह से आपका जो डायरेक्शन है वो सही जगह पे जाएगा। आप वो 100 रुपए कहीं खाने पीने में नहीं उड़ाओगे, इस्तेमाल करोगे अपने फ्यूचर के लिए। तो इतने दिनों से हम इन्वेस्टमेंट पढ़ तो रहे, उसके बारे में नॉलेज ले तो रहे, बुकिश नॉलेज है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ का क्या। तो जो मैंने पिछली कही हुई बातें हैं उसको जरूर से जरूर, अगर पॉसिबल होता है तो स्टार्ट करना। बिकॉज जो गलती मैंने की है वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो, क्योंकि जितना पहले हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में दिखता है। अभी ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब सिंपल यार, आप इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो उस पैसों पे इंटरेस्ट आते जाएगा, है ना। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 100 रुपए लाखों में कब कन्वर्ट हो गए। सीरियसली, ये मैं सिर्फ बोलने का नहीं बोल रही हूं, ये होता है, देखा हुआ है, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कभी कभार, है ना, किसी के केस में। नॉट माय केस, मैंने तो आपको बोल ही दिया मेरी गलती क्या थी। हाँ, लेकिन देखा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है ना, आप लोगों को तो अभी ये चीज आना बाकी है, आप लोगों को कमाना बाकी है। तो इमेजिन अगर आज 100 रुपए का अगर फ्यूचर में आपका 10,000 भी कन्वर्ट कर जाते हो आपके इन्वेस्टमेंट का, तो यू विल सी अ मैजिक इन योर डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिकली। ट्रस्ट मी, अगर भरोसा होता है तो कर लो, नहीं होता है तो इधर ही छोड़ दो, इधर ही भूल जाओ, ठीक है। सो मैंने भी जो मिस्टेक किया था वो प्लीज आप लोग मत करना। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट आस्किंग योर फादर या मदर कि मेरे को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अगर आपके फादर मदर को अच्छा नॉलेज है तो वो आपको कभी मना तो नहीं करेंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो उनको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई साहब, है ना, कि आपको कैसे समझाना है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये मत बोलना कि हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज समवट लाइक, ये एक टाइप का यही होता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। ट्रेडिंग करने को नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने को बोल रही हूँ। तो वो क्लियर करना अपने मम्मी पापा को। और कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। हाँ, उनको कम नॉलेज रहेगा तो आपको पहले 2 टाइम पे मना कर सकते हैं, बट 3rd टाइम पे वो खुद समझ के आपको हाँ जरूर बोलेंगे, है ना। तो फ्यूचर आज आपको उनसे पैसे मांगने और बोल देना कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं लौटा दूंगा आपके पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका पैसा मेरा पैसा क्या है, मेरा फ्यूचर में पैसा जो आने वाला है वो आपके ही तो है। अगर आप अच्छे वर्डिंग्स में समझाओगे, बिना रो धो के समझाओगे उनको, बिना टैंट्रम शो करके समझाओगे, तो वो जरूर समझेंगे। माँ बाप हमेशा अच्छे ही होते, बुरे माँ बाप कभी नहीं होते, है ना। तो मैं भी अभी पेरेंटिंग फेज में एंटर हुई हूं, तो मुझे पता है उन पेरेंट्स की भावनाएं, आई कैन अंडरस्टैंड देम टोटली अभी। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग, मेरा ये कहना है आपसे। चलो, नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर माय मोटिवेशन लेक्चर। तो
तो चलो आज हमें स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट करना है। और हाँ, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताना भूल गई कि अब ये लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे आई डोंट नो, बट आज क्या तारीख है ना। सो आज के इस तारीख में मैंने ओसीएम का एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। अगर ये आप आजकल में देख रहे हो, इस वीक में देख रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड को या आप खुद ये ओसीएम का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है मिड टर्म बैच। उसकी जो सारी डिटेल्स है मैं इधर शेयर नहीं करूंगी, मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बट मेरा सजेशन रहेगा आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन किए हैं और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इसके जो वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिकली, उसमें हम बात करते हैं। तो चलो हम स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट कर देते हैं फाइनली। तो आपने पिछले ही लेक्चर में एक बात तो देख ली थी कि जो कैपिटल मार्केट का वन ऑफ द पार्ट ही स्टॉक मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए जो हम कैपिटल मार्केट देख रहे थे, लॉन्ग टर्म फंड, बोरो एंड लेंड करने का मार्केट को क्या बोलते थे हम, कैपिटल मार्केट। तो उसका वन ऑफ द पार्ट इज स्टॉक मार्केट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी क्यों? कॉर्पोरेट इसलिए क्योंकि इधर जो सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है वो कंपनीज की रहती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट रहता है और मेनली सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज इधर ट्रेड होते हैं। याद है मैंने कैपिटल मार्केट में आपको ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के अंदर दो मार्केट पढ़े थे हमने, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जहां पे फ्रेशली इशूड शेयर्स ट्रेड होते हैं थ्रू कंपनी टू इन्वेस्टर्स, और सेकेंडरी मार्केट वो जहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स बॉट एंड सोल्ड होते हैं सिक्योरिटीज। तो वही हम जो सेकेंडरी मार्केट है ना, वही स्टॉक मार्केट, वही शेयर मार्केट, वही शेयर बाजार होता है। सो ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखना कि अगर आप अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो उनकी सिक्योरिटीज इधर ट्रेड नहीं हो सकती। मैम लिस्टेड क्या होता है? तो लिस्टेड कंपनी बनने के लिए आपको स्पेसिफिक कंपनी एक्ट 2013 के कुछ फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करके स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी को एप्लीकेशन भेजना पड़ता है कि वी वांट आवर सिक्योरिटी टू बी लिस्टेड। तो वो आपको बहुत अलग अलग क्राइटेरिया बताते हैं, वो क्राइटेरिया फुलफिल करके आप एक लिस्टेड कंपनी बन सकते हो। जहां पे अगर आप लिस्टेड कंपनी बनोगे और कोई शेयर्स आप इशू करोगे तो आपके वो शेयर्स कहां पे दिखेंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे दिखेंगे, जहां पे कहीं से भी कोई भी पर्सन आपके शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। आई होप यू understood. Okay, so securities those are included in trading list of stock exchange. Listed securities मतलब क्या होते हैं? जो stock exchange पे लिस्ट रहते हैं। To get its security listed, a company has to apply to stock exchange and comply with the rules and regulation. अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हो जहां पे आपके शेयर्स लिस्टेड हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे और उनको प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह देके आपको अपने शेयर्स लिस्टेड करवाने पड़ेंगे। देखो स्टॉक एक्सचेंज को इधर क्या बोला हुआ है? स्टॉक एक्सचेंज को इधर सेकेंडरी मार्केट भी बोला हुआ है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या शेयर बाजार। ओके, नाउ अब आ जाते हैं मीनिंग पे स्टॉक एक्सचेंज के। सो स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस जहां पे आप वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को परचेज या सेल कर सकते हो। अब वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कौन सी सिक्योरिटीज? तो ये सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है, वर्चुअल ऐसी जगह है आज के टाइम पे जहां पे आप अलग अलग तरीके के सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हो, मतलब बाय एंड सेल कर सकते हो। अब डिपॉजिटरी सिस्टम चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो देखो कभी भी जो इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से डील कर सकता है क्या? नहीं, उसे एक ब्रोकर, उसे एक इंटरमीडियरी के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे वो डील कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू इन्वेस्टर्स। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी। तो इन्वेस्टर्स को अगर ट्रेड करना है स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो इंटरमीडियरी के थ्रू जाना पड़ता है। एंड
जो स्टॉक एक्सचेंज है, बिकॉज इधर बहुत सेफ्टी चाहिए, प्रॉपर कौन आ रहा है, कौन अपने शेयर्स लिस्ट कर रहा है, वो प्रॉपर रेगुलेट होना चाहिए, इसीलिए इसका ध्यान रखने वाला कौन है, सेबी है। सेबी एक वेल रेगुलेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत सारे पावर्स है कि अगर कंपनी ने गलत काम किया, पैसे लेके भाग जाने, ऐसा स्कैम करने की कोशिश की, तो उसे ये स्कैम होने से पहले ही दखल अंदाज कर देना अपने स्टॉक एक्सचेंज में से। तो ये सेबी के रेगुलेशंस के अंदर चलता है, शायद इसीलिए आज इतनी सिक्योरिटी उस मार्केट में है, स्टॉक एक्सचेंज में। आपको एक फैक्ट दिया हुआ है कि हमारे वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज करके एक स्टॉक एक्सचेंज है जो 1571 को फाउंड हुआ था, जो कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। और हमारे कंट्री में बॉम्बे स्टॉक जो 1875 में फाउंड हुआ था, जो कि हमारी कंट्री में ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो वर्ल्ड में लंदन स्टॉक एक्सचेंज और हमारी कंट्री में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। तो उसके जो डेट्स है, ईयर है, जो वो याद रख लेना। ओके, नाउ अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मीनिंग तो समझ लिया कि क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, अब डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपको एक एक्ट के अंदर दिया गया है, उस एक्ट का नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया है कि वो एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। देखो, जरूरी नहीं है कि, जैसे कहने का मतलब आप एक एसोसिएशन भी बना सकते हो, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हो। मैम ये क्या है? तो अलग अलग टाइप के फॉर्म है। जैसे आप कंपनी बना सकते हो, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप ओपन कर सकते हो, वैसे ही आप एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना सकते हो। अब उन्होंने बोला है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। वेदर इनकॉर्पोरेटेड मतलब वेदर यू हैव रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और नॉट। मतलब इस ये फॉर्म में आप अपने स्टॉक एक्सचेंज को चलाओ, या तो आप कंपनी के फॉर्म में चला सकते हो या तो नॉन कंपनी के फॉर्म में चला सकते हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। लेकिन अब स्टैब्लिश करने का पर्पस क्या रहेगा? स्टैब्लिश क्यों हो रखे हो आप? क्योंकि यू वांट टू असिस्ट पीपल। पीपल असिस्ट मतलब हेल्प करना चाहते हो उनको, या रेगुलेट करना चाहते हो। रेगुलेट मतलब क्या? प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बाय एंड सेल करना, ठीक है। एंड कंट्रोल मतलब यस वही हो सकता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। तो जहां पे आप स्टैब्लिश हुए हो फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कुछ अलग नहीं है, एक ऐसी जगह जहां पे लोग आएंगे, सिक्योरिटीज में डील करेंगे with the help of these association, जहां पे कंट्रोलिंग पावर एंड रेगुलेटिंग पावर इनके पास रहेगा। समझ में आया? तो जैसे BSE, NSE इज वन ऑफ द नेशनल, मतलब 2 नेशनलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे लोग आते हैं, कंपनीज के सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उनके कंट्रोल के अंडर, मतलब उनके अंडर ये रहता है, कंट्रोलिंग पावर उनका रहता है। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, जहां पे वो हमको हेल्प भी करते हैं कि हाउ यू हैव टू ट्रेड इन दिस सिक्योरिटीज। तो एक ऐसा एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द बिजनेस बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिंपल है, टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, याद करो, याद हो जाएगा। ओके, नाउ हस्बैंड एंड डॉकेरेरी हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एक ऑथर हैं जिन्होंने डिफाइन किया है स्टॉक एक्सचेंज को एज अ प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट विच यूज टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। तो इस डेफिनेशन को समझना इतना टफ नहीं है, आई होप आपने समझ लिया होगा। नाउ जो इंपॉर्टेंट है वो है फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला फीचर ये है कि ये जो सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? तो मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। जैसे है ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं तो इट इज मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड ऑल। जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो इट इज अ मार्केट फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट फॉर सिक्योरिटीज है, जहां हर टाइप के सिक्योरिटीज पाए जाएंगे ऑफ कंपनीज, ठीक है। या तो गवर्नमेंट कंपनी हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर की हो,
हर तरह की सिक्योरिटीज आपको इधर ट्रेड करते हुए मिलेंगे। नाउ इधर क्या होते हैं, मेनली सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज होते हैं। तो याद करो पिछला चैप्टर मैंने चीख चीख के बोला था आपको, जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें कभी भी फ्रेशली इशूड सिक्योरिटीज नहीं ट्रेड किया जाता है, वो प्राइमरी मार्केट का सेक्शन है। लेकिन इधर जब प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो गए और उसे बाय एंड सेल करना है अभी और ज्यादा, तो उसे कौन से मार्केट में आना पड़ता है, उसे ट्रेड होना पड़ता है उस सिक्योरिटीज को इस मार्केट में, इसीलिए उसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो कंपनी इधर बेचती नहीं है, इधर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ये चीज ट्रेड होता है, इसीलिए जो ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज है वो ट्रेड करने के लिए आपको इधर बॉट एंड सोल्ड करना पड़ता है थ्रू इन्वेस्टर्स ओनली। इधर लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब सबसे पहले जो कंपनीज हैं उनको लिस्टेड होना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी के कैटेगरी में आना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी के आने के बाद आप लोगों के सारी सिक्योरिटीज जो है वो लिस्ट करवाना पड़ेगा आफ्टर कंप्लाइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज ने मेंशन किया है। और लिस्टिंग हेल्प किस में करता है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज होती है बिकॉज दे हैव कंप्लाई विद मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इधर जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ट्रस्ट वर्दी कंपनीज होती है बिकॉज दे हैव फुलफिल मेनी क्राइटेरिया जो सेबी के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंपनी लिस्ट होने के लिए चाहिए होता है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज में सेफ्टी भी ज्यादा होती है। नाउ दिस इज फोर्थ वन इज इधर जो एक्चुअली ट्रेडिंग होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड तरीके से होता है, बिकॉज ये इसमें जैसे देखो कभी कभी मनी मार्केट में एक प्रॉपर मार्केट नहीं है तो उसको थोड़ा अनऑर्गेनाइज बोल सकते हैं, लेकिन इधर ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज है। आपको किस तरह से सेल करना है, किस तरह से बाय करना है, कौन सा ब्रोकर इधर रह सकता है, कौन सा ब्रोकर नहीं रह सकता है, ये सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरह होते हैं, जो कि सेबी ने हमको दिया रहता है। टाइम टू टाइम वो न्यू गाइडलाइंस भी इशू करते हैं, टाइम टू टाइम उनके जो पुराने गाइडलाइंस है उसको फॉलो भी करने पड़ते हैं। सो कंपनी विल हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। नॉट ओनली कंपनीज बट बहुत सारे जो इधर इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकर जो रहते हैं या वेरियस हाउस जो रहते हैं, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए उनको भी प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें करनी पड़ती है, इसीलिए ये पूरा मार्केट क्या है, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड है। नाउ एक स्पेसिफिक लोकेशन देखो, स्पेसिफिक लोकेशन, अभी ये स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो वर्चुअल फॉर्म का है। पहले के टाइम पे अगर यू हैव सीन हर्षद मेहता वाली मूवी जो स्कैम 1992 आया था, अगर वो आपने मूवी देखी होगी तो आपने इनिशियल उसका थोड़ा सा, अगर आप आधे घंटे का इनिशियल मतलब जो फर्स्ट सीजन का फर्स्ट शो है वही अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखो बहुत ब्रोकर आते हैं एंड एक ट्रेड रिंग में घुसते हैं और फिर अपने जो शेयर्स है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो तब के जमाने में आपको एक प्रॉपर जगह दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई पे जाना पड़ता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, एंड देन ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाती थी। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उस प्रॉपर जगह पे ही जाना पड़ेगा, आप कहीं से भी उधर ट्रेड कर सकते हो। बट हाँ, कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर वेबसाइट पे तो जाना पड़ेगा, एक प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पेसिफिक लोकेशन उन्होंने क्यों बोला हुआ है, नॉट फिजिकल लोकेशन बट वर्चुअल लोकेशन भी एक लोकेशन का ही काम करता है। सो स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर ब्रोकर एंड इंटरमीडियरी मीट टू कंडक्ट डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ये पहले के जमाने में होता था, स्पेसिफिक लोकेशन पे ही इंटरमीडियरीज एंड ये ब्रोकर्स मिलते थे और ट्रेड करते थे। लेकिन टुडे ऑल द ट्रेडिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आज ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन फिजिकल नहीं है बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। बीएससी, एनएससी ये जो है वो मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई में ही ये ट्रेडिंग, मुंबई के उस स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकता है। आप और किसी लोकेशन में जाओ वेबसाइट के तो उधर ट्रेडिंग करोगे तो वो किसी नाम का नहीं है। ओके, नाउ ट्रेडिंग ओनली थ्रू अ मेंबर। अब ये मेंबर कौन होते हैं, तो जो ब्रोकर है उन्हीं के पास हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एज अ इन्वेस्टर,
और ब्रोकर के थ्रू ही हम स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर सकते हैं, हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे डील नहीं कर सकते। इसीलिए सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय अ मेंबर ऑफ एक्सचेंज ऑन देयर ओन बिहाफ और थ्रू ऑथराइज ब्रोकर। देखो उन्होंने बोला ऑन देयर ओन बिहाफ, तो ये कौन है, ये जॉबर्स है जो कि आज के टाइम पे नहीं रहते हैं, और थ्रू ऑथराइज ब्रोकर। तो ये जब इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना रहता है तो वो थ्रू ब्रोकर जाता है, और अगर जॉबर्स ट्रेड करते हैं तो वो खुद के बिहाफ पे कर सकते हैं। बट इन्वेस्टर आज के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो है कि आप और मैं एज ए इन्वेस्टर हमको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, ऑथराइज ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक जॉबर हो तो आप एक मेंबर हो स्टॉक एक्सचेंज के, तो आप डायरेक्टली भी डील कर सकते हो। बट ये जॉबर का जो कंसेप्ट है वो अब नहीं ज्यादा यूज होता है। अब जॉबर डिटेल में क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ जितना बोला है उतना याद रखो। ओके, नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज लुक आफ्टर द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है स्टॉक एक्सचेंज के, वो पूरा एक्टिविटीज मैनेजमेंट देखता है स्टॉक एक्सचेंज का। द कॉम्पोजिशन, पावर एंड द नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी डिफर फ्रॉम एक्सचेंज टू एक्सचेंज। तो जो कॉम्पोजिशन है कि कौन कौन लोग रहने चाहिए, किस किस के पास कितना पावर रहना चाहिए, कौन कौन से लोग रहने चाहिए, नेम क्या है उनका, तो ये हर स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग रह सकते हैं। So there are other supportive committee to assess the executive committee like advisory committee, listing committee, and ये जो executive committee है उनके साथ all other committees भी रहते हैं जो इनके हाथ बटाने का काम करते हैं, like listing committee, advisory committee, advice देने का काम, लिस्ट करने का काम लिस्टिंग कमेटी के पास रहता है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज का ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज किस किस फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज पाया जाता है। So voluntary non-profit making organization, company with the limited by shares, company with liability limited by guarantee। तो ये दोनों तो कॉमन है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। ये बहुत अनकॉमन सी चीज है, वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कोई भी इतनी बड़ी चीज संभालेगा तो वो नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं संभालेगा। सो प्रोवाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक्ट जो है इनको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है फॉर फंक्शनिंग, लाइसेंसिंग, रिकॉग्निशन एंड कंट्रोलिंग स्पेकुलेशन। अभी देखो ये जो हमने अभी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा वो पढ़ लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में आज तक ऐसा पूछा नहीं गया है। अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक सेक्शन वाइज सेक्शन अगर हमने किया ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वी हैव टुडे हमने सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से पहले हमारा सब हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही करना। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाऊंगी एंड उसमें हम बॉम्बे स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी देख लेंगे एंड देन लास्ट वाला जो चैप्टर लेक्चर रहेगा उसमें मैं इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो इतना हमारा 3 लेक्चर का ये चैप्टर बनेगा। तो ये जरूर देखना आप लोग और कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर जरूर बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय।